हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम अगला क्लास देखते हैं, क्लास एविस। इसके पहले तक कॉर्डेटा के अंतर्गत जो टेट्रापोडा उपसंघ था उसमें हमने 4 क्लास बताया था, जिसमें से 2 क्लास हो चुका था, जिसमें पहला था एम्फीबिया और दूसरा था रेप्टिलिया। अब हम अगला क्लास देख रहे हैं एविस। एविस के अंतर्गत जितने भी उड़ने वाले जीव हैं उनको रखा गया है। तो एविस के अंतर्गत किनको रखा गया है? उड़ने वाले जीवों को। और उड़ता कौन है? तो उड़ता है केवल पक्षियां ही उड़ती हैं और कीड़े मकोड़े भी उड़ते हैं, लेकिन उनको एविस के अंतर्गत नहीं रखा जाता। वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य होता है, जितने भी कीट वर्ग के होते हैं। यहाँ पर हम एविस के अंतर्गत उड़ने वाले पक्षी, तो पक्षियों में भी कुछ पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी नहीं उड़ते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग है, लेकिन उसको भी एविस के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इसके कुछ मुख्य लक्षण देखते हैं हम, जैसे कि इनमें पहला लक्षण हो जाएगा कि जो पक्षियाँ होती हैं वो किनकी सहायता से उड़ती हैं, तो उनमें पंख पाए जाते हैं। तो इस वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? पंख पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए लंग्स पाए जाते हैं, विकसित फेफड़े होते हैं। कि जो इनमें ब्लड होता है, एविस वर्ग के अंतर्गत जो ब्लड होता है वो कैसे ब्लड होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। एविस वर्ग के जो जीव होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं या समतापी ब्लड, गर्म खून वाले होते हैं। उसके पश्चात इनमें बीक पाया जाता है ना, मतलब जितने भी पक्षी वर्ग हैं उसमें चोंच पाया जाता है। ठीक है, इनमें टीथ अब्सेंट होता है और टीथ के जगह में इनमें बीक पाया जाता है। इसमें अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनका जो हार्ट होता है वो 4 कोष्ठों में डिवाइड होता है। 4 कोष्ठों में डिवाइड होने का मतलब है कि इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीलय होता है। तो इस तरीका से मनुष्यों की तरह पक्षियों में भी जो उनका हृदय रहता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। इसके पश्चात इनमें जो अग्रपाद होता है, अग्रपाद किस में रूपांतरित होता है? पंखों में रूपांतरित होते हैं। ये पंखों में रूपांतरित होते हैं। तो इनका जो पंख होता है वो शरीर से बाहर होता है, इसीलिए इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। पक्षी वर्ग में क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो बाह्य कंकाल क्या है? पंख को ही उनका बाह्य कंकाल कहा जाता है। उसके पश्चात इनमें महाधमनी भी होती है। इनमें क्या पाई जाती है? महाधमनी, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। हमारे में जैसे 2 होती है, तो इनमें क्या होती है? 1 महाधमनी पाई जाती है। इनमें जो निषेचन होता है वो अंतःनिषेचन पाया जाता है इसमें। और ये क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, मतलब इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये जो जीव होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? ओविपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो सभी क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं, जिसको ओविपेरस कहा जाता है। इनके अंडों में पर्याप्त मात्रा में यौग पाया जाता है। जो क्या रहता है? यौग पाया जाता है जो एल्बुमिन से घिरा होता है। आपने एग, बहुत लोग एग खाते भी होंगे, तो आपने एग को जब देखा होगा उसको खोलकर, तो उसमें यौग पाया जाता है जो येलो कलर का दिखाई देता है, और उसके चारों ओर जो एक तरल पदार्थ होता है जिसको एल्बुमिन कहा जाता है, जो एल्बुमिन से घिरा होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो एविस होते हैं उसका लक्षण है, ये जितने भी पक्षी वर्ग हैं उसके ये लक्षण होते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप बहुत सारे पक्षियों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे कि लिख देते हैं: कबूतर, मोर और गौरैया,
और क्या लिख सकते हैं आप, तोता, पैरोट, तो पूरे पक्षी वर्ग हैं वो सभी एविज में आते हैं, है ना। मुर्गा भी इसी में आता है। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कबूतर को लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या होता है, उनका पश्चपाद होता है और जो उनका अग्रपाद होता है वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनमें बीक पाया जाता है, चोंच होती है जो क्या करता है, उनके दांत का कार्य करते हैं। इनमें आई, हेड पूरे वेल डेवलप्ड होते हैं। मस्तिष्क भी इनमें वेल डेवलप्ड होता है, विकसित मस्तिष्क पाया जाता है इनमें। इनका शरीर जो है वो पूरे पंखों से ढके होते हैं, है ना। इनके शरीर में छोटे पंख भी पाए जाते हैं और बड़े पंख भी होते हैं। तो बड़ा जो पंख होता है वो बाह्य कंकाल के रूप में होता है। तो पक्षियों का मुख्य विशेषता यही है कि उनमें चोंच पाया जाता है और पंख पाए जाते हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं उनमें कुपिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हवा भरे होते हैं, जिसके कारण से ये उड़ सकते हैं। तो इस तरीके से था ये क्लास एविज। अगला क्लास हम देखते हैं एंड लास्ट क्लास है मैमेलिया या स्तनधारी। यहाँ पर जितने भी जीव जिसका जिसका नाम आते जा रहा है, आप ज़्यादा अच्छा है कि सबका साइंटिफिक नाम याद करें। यहाँ पर जैसे कि गौरैया है तो उसको पैसर डोमेस्टिका कहा जाता है और सामान्य भाषा में उसको हाउस स्पैरो कहा जाता है। उसके पश्चात इसमें एक और पक्षी आती है जिसको ईमू कहा जाता है। तो ये है ईमू, जो पक्षियों में सबसे बड़ा होता है और इनका जो अंडा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ये पक्षी तो हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, एक अपवाद है कि इनमें ये उड़ने वाले पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए हम अगला क्लास देखते हैं। ये लास्ट क्लास है, क्लास मैमेलिया। इसके अंतर्गत स्तनधारी जीवों को रखा जाता है। स्तनधारी जीवों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो यदि हम इसका लक्षण देखते हैं तो ये जो जीव होते हैं स्तनधारी के अंतर्गत हम भी आते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना। हम किस प्रकार के जीव हैं, वार्म ब्लडेड वाले जीव होते हैं। हमारा जो ब्लड है वो समतापी होता है, समतापी होता है। अगला लक्षण हम लिख लेंगे कि मैमल्स का मुख्य लक्षण होता है हेयर प्रेजेंट होता है ना, बाल का पाया जाना। तो यहाँ पर मैं मुख्य लक्षणों को ही मैमेलिया के अंतर्गत बताऊंगी। तो इनका ब्लड वार्म ब्लडेड होता है, बाल पाए जाते हैं, ये भी स्तनधारी का मुख्य लक्षण होता है। इसके अलावा इसमें श्वेत ग्रंथि क्या पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करते हैं, पसीनों का सिक्रेशन करते हैं। और ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है तेल ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथियां होती है वो कुछ कुछ भागों में ही पाया जाता है। जैसे कि हमारा जनरली हम देखते हैं हमारे नाक में, है ना, ऑयली टाइप का हमारे फेस में पूरे ऑयली जैसा निकलता है, तो वो क्या है, तेल ग्रंथि होती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन से ऑयल का सिक्रेशन होता है। उसी प्रकार से जो स्वीट ग्लैंड होते हैं इससे पसीना का सिक्रेशन होता है। तो ये भी क्या है, मैमल्स में ही पाए जाते हैं। और मैमल्स का मुख्य विशेषता है बाह्य कण का पाया जाना, बाह्य कण का पाया जाना। जो हमारे कान का जो बाहरी भाग हिस्सा आपको दिखता है जो लचीला होता है, जिसको पिन्ना कहा जाता है। तो पिन्ना क्या है, मैमल्स का मुख्य विशेषता है। ये लक्षण केवल मैमल्स में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है, स्तन ग्रंथि पाई जाती है ना, जिसमें किसका सिक्रेशन होता है, दुग्ध का, दुग्ध का निर्माण होता है। अगला लक्षण कि ये क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं ये, वीवी पैरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो क्या है, अंडे देते हैं, जिनको प्राचीन समय का स्तनधारी कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो अंडा देता है, लेकिन वो क्या है, स्तनधारी है। तो कुछ ऐसे अपवाद रहते हैं। उसके बाद इसका अगला लक्षण हम लिख लेंगे कि इनमें 2 हाथ और 2 पैर सभी में पाए जाते हैं, मतलब 2 अग्रपाद और पश्चपाद प्रेजेंट होता है, और सभी में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। तो ये जनरली है। इसमें स्तनधारियों में भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय। अगला लक्षण हम लिख लेंगे कि इनमें श्वसन के लिए लंग्स पाए जाते हैं,
लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इनमें जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड कार्पसल्स या सेल्स, तो इनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद भी है। इसका अपवाद है ऊंट स्तनधारी है, लेकिन उनका जो आरबीसी का केंद्रक होता है, आरबीसी जो सेल्स होते हैं, तो उन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट में, केवल ऊंट में उनकी ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, बाकी स्तनधारियों के ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ऊंट क्या है, उसका अपवाद है। तो इसका एग्जाम्पल आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि मनुष्य हो गया, शेर, भालू, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक अपवाद के रूप में है, जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर जो स्तनधारी है या मैमल क्लास है, उसका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर हम अब देखेंगे मैमेलिया के लक्षण के बाद कि मैमेलिया को वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर मैमेलिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। पहला है प्रोटोथीरिया या थीरिया ही बोल सकते हैं आप इसको, प्रोटोथीरिया। दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा होता है यूथीरिया। तो इस प्रकार से मैमल्स को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब हम आइए देखते हैं कि ये तीनों क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ऐसे जीवों को बोलते हैं जो क्या है, पुराने स्तनधारी, मतलब सबसे पहले जब एविज से स्तनधारियों का निर्माण हुआ तो प्रोटोथीरिया जैसे जीवों का निर्माण हुआ। तो ये प्रोटोथीरिया स्तनधारी तो थे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आद्य स्तनधारी, मतलब सबसे पहला है ना स्तनी जो है वो प्रोटोथीरिया ही थे। तो ये क्या थे, ये जो है वो अंडे देने वाले होते थे, क्योंकि पक्षियां क्या थी, अंडे देते थे। तो अंडे देने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, अंडे देने वाले स्तनधारी जीवों को प्रोटोथीरिया के सब क्लास के अंतर्गत रखा गया है। इनमें पिन्ना भी नहीं पाया जा रहा था, पिन्ना नहीं पाया जा रहा था। और क्या था इसमें, ये ओवीपैरस थे, मतलब अंडे देने वाले थे, इसलिए वो किस टाइप के थे, ओवीपैरस थे। इनमें स्तन ग्रंथियां तो थी, क्या थी, स्तन थे तो स्तन ग्रंथियां थी, स्तन ग्रंथियां पाई जाती थी, लेकिन उनमें टेस्ट नहीं था, है ना। टेस्ट का मतलब होता है जो निप्पल है ना, निप्पल नहीं पाया जा रहा था, नहीं पाया जाता था। तो इस तरीके से ऐसे लक्षणों वाले जीवों को प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखा गया था। तो इसका एग्जाम्पल है डक बिल, है ना, या प्लेटिपस। एग्जाम्पल में आप याद रखना, प्लेटिपस। इसी को और क्या बोलते हैं, डक बिल, क्योंकि इनका जो मुंह रहता है वो डक के ही समान रहता है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये प्लेटिपस डक बिल का डायग्राम है। तो ये क्या है, आद्य स्तनी होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। इनको प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्लेटिपस ये है जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो कि प्रोटोथीरिया से कुछ विकसित थे, है ना। इनके कुछ लक्षण क्या हो गए, एविज में ही थे, और इनसे कुछ विकसित जो स्तनधारी थे उनको मेटाथीरिया के अंतर्गत रखा था। मेटा के अंतर्गत होता है कि इसके बाद वाले जीवों को मेटा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटाथीरिया में जो स्तनधारी थे वो कैसे थे, बच्चे देने वाले थे। जीव कैसे थे, बच्चे देते थे।
लेकिन वो बच्चे कैसे रहते थे? अपरिपक्व होते थे, है ना। मतलब वो जब बच्चे देते थे तो वो बच्चा अपरिपक्व रहता था। उसके बाद वो जन्म लेने के पश्चात, है ना, बाहर आने के पश्चात, गर्भ से बाहर आने के बाद वो क्या करते थे? परिपक्व होते थे। यूथ जो अभी जैसे कि हम स्तनधारी देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि पूरे वेल डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो मेटाथेरिया जीव हैं उसमें क्या होता है कि वो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। बाद में वो बच्चा बाहर आने के बाद परिपक्व होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कंगारू में देखना, वो बच्चे तो जन्म दे चुके रहते हैं, लेकिन उनमें जो उनका एब्डोमिनल पार्ट होता है उसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है जिनमें उन बच्चों का पूरी तरीका से विकास होता है। तो ये कब होता है? शरीर के बाहर होता है ना। तो बच्चे देते हैं, लेकिन वो कैसा रहता था? अपरिपक्व बच्चे देते थे। जन्म लेने के पश्चात वो बच्चे क्या होते थे? परिपक्व होते थे, है ना। अब इनमें जो स्तन था, स्तन ग्रंथि, उसमें निप्पल क्या थे? प्रेजेंट थे। तो थोड़े से इसमें क्या होने लगे? जीवों का विकास होने लगा था। ये कैसे थे? विविपैरस थे। चूंकि बच्चे दे रहे हैं इसीलिए किस टाइप के रहेंगे? विविपैरस थे। तो इस तरीका से मेटाथेरिया जीवों को रखा गया है। इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कंगारू जो है वो मेटाथेरिया के अंतर्गत आता है। अब लास्ट हम देखते हैं जो पूरी तरीका से विकसित स्तनधारी को यूथेरिया के अंतर्गत रखा जाता है। विकसित स्तनधारी, तो इनमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले आद्य जो पुराने टाइप के स्तनी थे उनको प्रोटोथीरिया कहा गया। उससे थोड़े विकसित जीवों को मेटाथीरिया सब क्लास के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद जिनमें पूरे चीज पाए जाते हैं, जो स्तनियों का मेन लक्षण होता है वो सभी इनमें पाया जाता है। जैसे कि ये क्या करते हैं, इनका जो बच्चा रहता है वो उनका विकास पूरी तरीका से वो परिपक्व कहाँ पर होते हैं? गर्भ में। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। मेटाथीरिया में क्या हो रहा था कि शरीर से बाहर आने के बाद बच्चों का विकास होता था, लेकिन यहाँ पर गर्भाशय में ही पूरा विकास होता है। अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनमें क्या होता है? पूर्ण मतलब स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती हैं। स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित, और इनमें जो भ्रूण रहता है तो उसके साथ प्लेसेंटा भी पाया जाता है। प्लेसेंटा आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होता है करके। तो प्लेसेंटा एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है या एक ऐसा लेयर होता है जो भ्रूण और माता का जो गर्भाशय रहता है उसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो माता का जो भी भोजन वगैरह है, जो भी पोषण युक्त पदार्थ है, उसको प्लेसेंटा ही भ्रूण तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो यूथेरिया है उनमें भ्रूण के साथ प्लेसेंटा भी पाया जाता है। ये वेल डेवलप्ड स्तनी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मनुष्य, चमगादड़, शेर, भालू, बंदर, है ना, ये जितने भी हैं, कुत्ते, बिल्ली, ये सब क्या हैं? यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, जैसे कि व्हेल मछली, है ना। व्हेल मछली क्या है? यह तो एक मछली है, लेकिन ये किस में आता है? स्तनधारियों में आता है। क्यों? क्योंकि इनका जो लक्षण होता है वो पूरे स्तनियों के होते हैं। ये बच्चे देते हैं, है ना। आपने पहले भी पढ़ा था मछलियों में, तो मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं? विविपैरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। इनमें बाल भी पाए जाते हैं, जो इनका सामने नाक के पास इनके बाल पाया जाता है। और इनके क्या लक्षण है कि ये इनमें भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इन सभी लक्षणों के कारण से इनको स्तनों में रखा गया है, लेकिन इनका जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। और इनका जो हृदय रहता है वो भी 4 कोष्ठों में डिवाइड होता है। तो जो लक्षण स्तनधारी के होते हैं वो सभी लक्षण इस व्हेल मछली में पाए जाते हैं। इसलिए इसको फिश वर्ग में न रखकर किस में रखा गया है? स्तनधारी में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इससे पहले मैंने बताया था कि ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
ये एक अपवाद है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो चमगादड़ बताया गया है, तो चमगादड़ स्तनधारी के अंतर्गत आता है। ये पक्षी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पिन्ना पाया जाता है, इनमें हेयर पाए जाते हैं, ये इनमें भी स्तन ग्रंथि पाई जाती हैं, ये भी बच्चे देने वाले होते हैं। तो जो लक्षण जिस जीवों में दिखाई देता है ना, जिसको वो फॉलो करते हैं, उसको उसी क्लास में रखा गया है, भले ही उनके शरीर का आकार जो भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। अब हम आगे वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है, तो मतलब बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो चमगादड़ स्तनधारियों में आता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। इसके अलावा ऐसे कौन से जीव हैं जो सामाजिक रूप से रहते हैं, है ना। तो मनुष्य हो गया, बंदर हो गए, ये सभी क्या हैं,